नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ बढ़िया, एकदम मस्त बच्चा। अब देखिए चैप्टर नंबर 6 तो खत्म हो गया। अब बेटा हम एंट्री कर रहे हैं त्रिभुज नाम के अपने अगले चैप्टर में। तो बेटा सबसे पहले चैप्टर के लिए हम लोग जो है इसका बेसिक यानी इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट कह लीजिए, इसको पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आशा करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो भी हमारी पसंद आएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम त्रिभुज के बारे में। जी बेटा, त्रिभुज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो बच्चा देखिए त्रिभुज, अब त्रिभुज किसे कहते हैं? तो मैं कहूँगा बेटा, अगर आपको कैप्शन ऑन करना है तो ऑन कर लीजिए। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा टच करिए तो यहाँ पे आपको डबल सी नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, कैप्शन होगा, उसे ऑन कर लीजिएंगे। तो जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो सारे आपको डेफिनेशन मेरे नीचे यहाँ पे लिखी हिंदी में मिल जाती है, जिसे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको देखने में थोड़ा सा विजिबिलिटी कम लगे तो आप हल्के से ब्राइटनेस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से दिखेंगी बेटा। तो त्रिभुज किसे कहते हैं ये बात करें तो त्रिभुज कहते हैं बेटा किसको, जिसकी तीनों भुजाएं, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी तीनों भुजाएं हों और वो क्या हो, बंद हो। ये जरूरी होता है। अर्थात अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो क्या कहेंगे कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो किसी भी त्रिभुज के अंदर बेटा तीन कोण होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं बना के। किसी भी त्रिभुज के अंदर क्या होते हैं बेटा, तीन कोण होते हैं। इस बात को भी आपको नोटिस करना है। कोण ए, कोण बी और ये कोण सी। तो किसी भी त्रिभुज के अंदर क्या होता है बेटा कि तीन कोण होते हैं हमारे पास, जैसा कि आपको दिख रहा है ए बी और सी। तो ए बी और सी, तो ये आपको कोण दिखाई दे रहे हैं बेटा। तो त्रिभुज के भैया तीन कोण होते हैं, इसलिए इसे त्रिकोण भी हम बोल सकते हैं। ठीक, इंग्लिश में से ट्रायंगल भी बोला जाता है। ट्रायंगल यानी तीन एंगल यानी तीन कोण। ठीक बेटा। अब देखिए त्रिभुज क्या होता है बेटा, कुछ प्रकार होते हैं त्रिभुजों के। मैं दिखाता हूं आपको कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज के बेटा जो प्रकार होते हैं वो तीन तीन होते हैं। कैसे तीन तीन होते हैं? तो भैया तीन भुजाओं के आधार पर होते हैं। तीन भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर, आधार पर। और तीन क्या है बेटा, तीन कोणों के आधार पर, तीन कोणों के आधार पर। ऐसे तीन कोणों के आधार पर, ऐसे तीन कोणों के आधार पर। तो तीन भुजा के आधार पर और तीन कोण के आधार पर। चलिए देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर जो हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले वो होता है क्या बेटा, समबाहु त्रिभुज। क्या होता है बेटा, समबाहु त्रिभुज। ये हो जाता है बेटा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, तो क्या लिखेंगे, ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम पी क्यू आर है। इस तरीके से पी क्यू आर। यहाँ पर आपका ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो और ये भी 5 सेंटीमीटर हो। यानी आप यहाँ से देख रहे हैं बेटा कि जितना पी आर है उतना पी क्यू है और उतना ही आर क्यू है। तो समबाहु त्रिभुज वो कहलाता है बेटा जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो बेटा, बराबर हो। समझ में आया? बिल्कुल। दूसरा नंबर हम देखते हैं बेटा, तो अब आता है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आता है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए बेटा क्या था कि इसमें था समबाहु। समबाहु का अर्थ होता है सम मतलब बराबर, बाहु माने भुजाएं। तो सभी भुजाएं बराबर थी तो वो क्या कहलाता था, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, देखिए कि इसमें आपके पास इस तरीके से आपके पास कोण हो जाता है। मान लेते हैं ये P, ये Q और ये R। ठीक, इस तरीके से इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि ये 3 है, ये 4 है, लेकिन ये मान लेते हैं 6 है। ऐसे हो जाता है कि मतलब दो ये माफ करिए, ये यहाँ पे एक 3 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 3 लेंगे।
तभी तो समद्विबाहु होगा। तो समद्विबाहु में हो गया बेटा कि दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, परंतु तीसरी भुजा इसके बराबर नहीं होगी। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। आया बात समझ में। तीसरा नंबर हम देख लेते हैं बेटा। तीसरा नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा नंबर जो कि हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा विषम बाहु त्रिभुज। क्या बनेगा बेटा, विषम बाहु त्रिभुज। ये हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। तो ये देखिए बेटा, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज आ जाए जिसका नाम ए बी और सी रहे, ये 5 हो, ये 6 हो और ये 7 हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। इस तरीके को हम क्या कहेंगे बेटा, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो सीधा सीधा याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज में केवल दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। विषम बाहु त्रिभुज में कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक बेटा, आगे देखते हैं कोणों के आधार पर तीन कौन कौन से होते हैं। तो पहला नंबर हम देखते हैं बेटा, तो आता है हमारे पास न्यून कोण। क्या आता है बेटा, न्यून कोण त्रिभुज। पहला आ जाता है न्यून कोण त्रिभुज, बहुत मस्त है। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है बेटा, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसके सारे कोण 90 डिग्री से कम हो, जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, सीधा सीधा। तो भैया एक ऐसा त्रिभुज मान लेते हैं, जैसे हमारे पास ये एक त्रिभुज है जिसका नाम हम मान लेते हैं पी क्यू आर, ऐसे रख देते हैं। ठीक बेटा, तो न्यून कोण त्रिभुज कैसे होगा, देखिए कोई भी कोण आपका यहाँ पे मान लेते हैं ये 60 डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री यहाँ पे हो गया, एक 60 यहाँ पे। ठीक बेटा, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये हमारे पास भैया सभी कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम न्यून कोण त्रिभुज कह देते हैं। एक दूसरा त्रिभुज ले देते हैं, मान लीजिए इसमें क्या हो जाता है बेटा कि ये आपका 80 डिग्री है, ये आपका 80 डिग्री है। ठीक बेटा, और ये केवल कितना आ जाए बेटा, 20 डिग्री। तो इस त्रिभुज को भी हम क्या कहेंगे बेटा, इस त्रिभुज को भी मान लेते हैं, इसका नाम ABC करके रख लेते हैं। तो इस त्रिभुज को भी हम क्या कहेंगे बेटा, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि सभी कोण क्या है बेटा, 90 डिग्री से कम है। तो इस तरीके के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे बेटा, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अब दूसरा नंबर बात कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा यहाँ से इसको अलग कर लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर, इसको क्या कहते हैं बेटा, समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं बेटा, समकोण त्रिभुज। ये सबसे बेहतरीन त्रिभुज होता है बेटा समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज, सबसे पहले समकोण त्रिभुज देखिए। समकोण त्रिभुज में क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज का क्या कॉन्सेप्ट है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या होता है बेटा, एक कोण 90 डिग्री का। न्यून कोण यानी कम, नून, नून कहते हैं ना, कि बुढ़ापा लोग पहले क्या कहते थे, नून कहते थे। नमक को क्या कहते थे, नून कहते थे। नून का मतलब छोटा, और चीनी की बड़ी होती थी, इसलिए इसको नून कहा जाता था, यानी न्यून कोण। बात समझ में आया। तो ये 90 डिग्री से कम होता है, नून यानी छोटा, जो 90 से छोटा हो। सम मतलब बराबर, यानी 90 के बराबर हो। तो ऐसा एक त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वो त्रिभुज क्या कहलाता है बेटा, वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। वो त्रिभुज आपका ऐसे इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, जैसे ए बी और सी। यहाँ पे जो कोण ए है हमारा, वो हमारे पास क्या है बेटा, 90 डिग्री होगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। इस बात को एकदम याद रखिएगा। ठीक बेटा, एकदम परफेक्ट चीज। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। एक और देख लेते हैं बेटा जो हमारा होता है, ठीक, उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे हम तीसरा नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। इसको कहते हैं बेटा अधिक कोण त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इसको नाम दे देंगे बेटा अधिक कोण त्रिभुज, इसको दे देंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक कोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। यानी वो इस तरीके से होता है, देखिए ये इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे। तो ये मान लेते हैं ये P, ये Q और ये R। इसमें ये मान लेते हैं 110 डिग्री है। बाकी सारे के सारे कोण जो है छोटे रहते हैं, वो न्यून कोण ही रहेंगे या फिर न्यून कोण ही रहेंगे, याद रखिएगा। एक क्या होता है, अधिक कोण होता है। एक कोण इसका क्या होता है, अधिक कोण होता है, यानी 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो आपके पास ये त्रिभुज रहा, त्रिभुज के प्रकार हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम थोड़ा सा बात करेंगे अपने समकोण त्रिभुज के बारे में। जी हाँ बच्चा, ये बहुत बहुत मस्त त्रिभुज होता है, इसलिए पहले हम इसके बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा अपने समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए बेटा, वही कोण, वही त्रिभुज आपका जिसमें एक कोण आपका क्या होता है बेटा 90 डिग्री होता है। क्या होता है बेटा 90 डिग्री होता है। ठीक, यानी इसका एक कोण आपके पास क्या होगा बेटा, हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक बेटा, याद रखिएगा। तो ये मान लेते हैं ये वाला त्रिभुज ए बी सी है, ऐसे ये वाला त्रिभुज क्या है बेटा, ए बी सी है। अब इसमें याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें आप अगर आपके पास 90 डिग्री वाला है यानी समकोण है आपके पास, मैं सीधे सीधे बता दूं आपको कि भैया अगर आपके पास समकोण है, समकोण त्रिभुज आपके पास मौजूद है, तो याद रखिएगा समकोण जो त्रिभुज होता है इसमें एक बहुत फेमस बात है। क्या फेमस बात है, इसमें भैया एक सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक कर्ण कहते हैं। और जो नीचे वाली भुजा होती है इसको हम आधार कह लेते हैं। ठीक बेटा, और एक रेखा हमारे पास लंब हो जाती है। ठीक, इस तरीके से इस बात को आप याद रखिए। तो ये क्या होता है बेटा, इसके लिए महान वैज्ञानिक पाइथागोरस जी ने एक प्रमेय भी दिया है। ठीक, अभी प्रमेय जब सिद्ध होगा तो उसकी बात अलग है, परंतु पाइथागोरस जी ने एक प्रमेय दिया था कि ये वाली जो भुजा होती है, जो कर्ण होता है, अगर इसका हम स्क्वायर करें, अगर कर्ण का हम स्क्वायर करें तो वो लंब का स्क्वायर, वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। ठीक बेटा, अभी इसको बाद में सॉल्व भी कराया जाएगा। अर्थ मैं ये कह रहा हूँ कि कर्ण अगर आपका AC है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब आपका AB है तो AB का स्क्वायर प्लस आधार आपका CB है तो ये CB का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं बच्चा। ठीक, तो ये इसका एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट चीज़ है, आप इस बात को हमेशा याद रखिए। दूसरा नंबर मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर कहीं पर भी कभी भी आपको एक बात बोली जाए, कभी भी आपको एक बात बोली जाए, एक स्टेटमेंट आपके लिए छोड़ा जाए कि जैसे EF लंब है AC पर, ऐसे EF लंब है AC पर, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि AC एक रेखा है और उस पर कोई EF नाम की रेखा लंब आ गई है। ठीक, ऐसे इसका मतलब ये होता है कि इसके कारण जो कोण बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा बेटा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात भी आपको याद रखनी है कि लंब के कारण जो कोण बनता है वो क्या बनता है बेटा, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक बेटा, अब देखिए इतना तो हो गया, इतना तो हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है त्रिभुजों की सर्वांग समता। क्या है बेटा, त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो क्या होते हैं सर्वांग समता, समझिएगा। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता को समझिए इस तरीके से कि यदि मान लेते हैं दो त्रिभुज हैं, जैसे हमारे पास मान लिया हमने एक त्रिभुज है ये ABC, मान लेते हैं एक त्रिभुज है हमारे पास AB और ये C, ABC। और दूसरा त्रिभुज है बेटा हमारे पास क्या, PQR, ऐसे PQR। और ये त्रिभुज मैंने इस ABC वाले त्रिभुज को उठाकर इस पर रख दिया। ध्यान से सुनिएगा, मैंने ABC वाले को उठाया और इसके ऊपर रख दिया। अब हुआ क्या कि ये जब इसके ऊपर रखा गया तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज को ये एकदम बराबर था, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के एकदम बराबर था, तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज को पूरी तरीके से ढक लिया। तो याद रखिएगा ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज को पूरी तरीके से ढक लिया, और अगर हम इस वाले को उठा के इसके ऊपर रखते तो ये भी इसको पूरी तरीके से ढक लेता, यानी दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक सकते हैं। तो ऐसे त्रिभुज बेटा क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। जब कोई त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज को आसानी से पूर्ण रूप से ढक सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। और इस त्रिभुजों को कैसे दर्शाया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं ABC, ऐसे बेटा कि त्रिभुज ABC, हम शीर्ष से लिखते हैं ABC, त्रिभुज सर्वांगसम है, ऐसे सर्वांगसम का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे सर्वांगसम है PQR के, त्रिभुज PQR के। तो ऐसा क्यों क्या हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि इसकी जो भुजा AB है, ध्यान दीजिएगा, जो इसकी भुजा AB है, जो इसकी भुजा AB है वो बराबर है किसके बेटा, इस PQ भुजा के, इस PQ भुजा के बराबर है। तो सबसे पहले बात तो आप ये समझिए कि AB जो भुजा है वो PQ के बराबर है। दूसरा नंबर, जो AC भुजा है, जो AC भुजा है
वो पी आर भुजा के बराबर है। वो किसके बराबर है? पी आर भुजा के। उसके बाद ये जो बीसी भुजा है वो क्यू आर के बराबर है, तो ये जो बीसी भुजा है वो किसके बेटा? क्यू आर के बराबर है, ऐसे। उसके बाद कोण आपस में बराबर होते हैं भैया सर्वांग त्रिभुजों के। कोण ए जो होगा वो कोण पी के बराबर होगा, तो कोण जो आपका ए होगा वो कोण पी के बराबर होगा। फिर उसके बाद देखिए कोण बी जो होगा, जो आपके पास कोण बी होगा वो बेटा कोण क्यू के बराबर होगा, कोण क्यू के बराबर होगा। फिर देखिए जो कोण सी होगा, जो कोण सी होगा वो कोण आर के बराबर होगा, वो कोण आर के बराबर होगा। यानी कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। इस तरीके से ये आपस में बराबर होते हैं। अब याद रखिएगा इसी लाइन को हम ये कह सकते हैं, इसी लाइन को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, थोड़ा यहाँ पे आप फोकस करिएगा, मैं कहूँगा बिल्कुल आप यहाँ पे फोकस करिएगा इस बात को, क्योंकि ज़रूरी है बेटा, ये बात थोड़ी ज़रूरी है, थोड़ी सी ज़रूरी है। ठीक बेटा, क्या है देखिए, हम लिखेंगे कि भैया सर्वांगसम, हम ये कहेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के, या सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, संगत भाग, ऐसे संगत भाग बराबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। ठीक बेटा, तो ये देखिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इस नियम को इस नियम को इस नियम को सीपीसीटी नियम भी कहते हैं, सीपीसीटी नियम भी कहते हैं, सीपीसीटी नियम भी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि इस नियम को क्या कहते हैं बेटा? सीपीसीटी नियम कहते हैं। अगर कोई दो त्रिभुज है आपस में वो सर्वांगसम है, यानी वो एक जैसे हैं। सर्वांगसम का मतलब होता है बेटा डिट्टो कॉपी, यानी जैसा ये वैसा ये। तो अगर ये दोनों एक दूसरे जैसे हैं तो भैया सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यानी अगर कहीं पर ये चीज लिखा दिखाई मिले तो हम उनके भागों को आपस में बराबर लिख सकते हैं। यानी इस नियम को हम क्या कहते हैं बेटा? सीपीसीटी नियम भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज का क्लेरिफिकेशन आपको होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा कि जैसे मान लिया कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने लिखा था कि त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। चलिए ये तो मान लिया मैंने, परंतु आप, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना सर्वांग समता नियम। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमारा पहला हेडिंग आता है भुजा कोण भुजा, यानी SAS यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम। इसमें क्या ये नियम क्या बोलता है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो तो वे दोनों सर्वांगसम होंगे। यानी अगर कोई दो त्रिभुज आपके पास हो और इसके दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है बेटा कि वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे बेटा? सर्वांगसम हो जाते हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन हो कि आपका जो ये पी आर भुजा है, ये आपका जो पी आर भुजा है अगर वो के एल के बराबर हो जाए, वो किसके बराबर हो जाए बेटा? के एल के बराबर हो जाए। दूसरा नंबर पी क्यू जो है आपके पास, देखिए बेटा जो पी क्यू है आपके पास, जो पी क्यू है वो बराबर हो जाए किसके बेटा? के एम के। वो किसके बराबर हो जाए बेटा? के एम के। और एक कोण आपका बराबर हो जाए, मान लेते हैं कोण आर और कोण एल, मान लेते हैं कोण आर और आपका कोण एल आपस में बराबर हो जाए। ठीक बेटा, या आपका पी क्यू, आपका पी क्यू बराबर दिखा दे भैया किसके? के एम के। आपका आर क्यू बराबर दिखा दे बेटा किसके? एल एम के। और आपका कोण क्यू, आपका कोण क्यू बराबर दिखा दे कोण एम के, कोण एम के बराबर दिखा दे। या आपका दिखा दे, मान लीजिए कि कोण आर क्यू या पी आर, आप ऐसे कर लीजिए पी आर के एल के बराबर दिखा दे और आर क्यू आपका एल एम के बराबर दिखा दे, और साथ ही साथ कोण पी और कोण के आपस में बराबर दिखा दे, कोण पी और कोण के आपका आपस में बराबर दिखा दे। तो इन सब स्थितियों में आप क्या लिख सकते हैं बेटा? आप इन स्थितियों में लिखेंगे कि त्रिभुज पी आर क्यू, त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज के एल एम के, त्रिभुज के एल एम के। ठीक, ये याद रखिएगा, इस स्थिति में आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपको आशा करते हैं ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसी के बाद बेटा अगला नंबर देखते हैं, तो हमारा आता है कोण भुजा कोण। क्या आता है बेटा? कोण भुजा कोण। अब देखिए कोण भुजा कोण है तो इसमें तो कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं करने हैं, बस हेडिंग से आपके बदलनी है। ठीक,
क्या है बेटा, कोण, भुजा, कोण। ठीक, देखिए कोण भुजा कोण है, इसको क्या कहेंगे, ए एस ए कह लेते हैं, इसको ए एस ए कह लेते हैं। तो किन्हीं दो त्रिभुजों के दो भुजा था, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे कोण लिख दीजिए बस कि दो कोण और एक भुजा, एक भुजा कितना भैया, एक भुजा आपस में बराबर हो तो वे दोनों सर्वांगसम होंगे। अब आपका ये सारा का सारा सामान तो भैया खराब हो गया, इसको तो आपको मिटाना पड़ेगा। ठीक, इसको तो हम मिटा लेते हैं, कोई बात नहीं है, इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए इसमें कैसे हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बोला है कि भैया यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो, तो दो कोण यानी मान लेते हैं कि भैया अगर आपको दे दिया है कहीं पर एक स्थिति में, ये मान लिया जाता है कि आपको कहीं पे दे दिया है कि कोण P, जो कोण P है और जो कोण Q है ये आपस में बराबर है, या कोण Q जो है और ये कोण M ये आपस में बराबर है, साथ ही ये जो आपका PR है, ये जो आपका PR है या RP कह लीजिए, ठीक, चाहे RP कहिए चाहे PR कहिए, ये किसके बराबर है, LM के बराबर है। किसके बराबर है, LM के। ठीक बेटा, या तो आपको कह दे कि भैया कोण R बराबर है कोण L के, कोण R बराबर है किसके, कोण L के, और कोण Q बराबर है बेटा कोण M के, और भैया PQ बराबर दे दिया किसके भैया, KM के। जी, PQ बराबर दे दिया KM के। ऐसे ही आपको कुछ भी दे, अर्थ साफ साफ है कि आपके दो कोण आपस में बराबर हों, दो कोण आपस में आपके बराबर हों, और साथ ही साथ आपकी एक भुजा कोई आपके बराबर निकल आए, तो इस स्थिति में हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज PRQ, त्रिभुज PRQ सर्वांगसम त्रिभुज होगा किसके भैया, KLM के, त्रिभुज KLM के। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसा हम लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दाग नहीं लगने वाला। ठीक बेटा, इतना समझ में आया। तो चलिए देखते हैं बेटा थोड़ा सा और आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना अगला सर्वांग समता का नियम, जो कि है बेटा हमारे पास RHS। बिल्कुल बेटा, देखिए इसमें इसका नियम थोड़ा सा भी अलग होता है। क्या होता है कि यदि दो समकोण त्रिभुज हैं, यदि दो समकोण त्रिभुज हैं, जैसे आपके पास समकोण त्रिभुज यानी एक कोण 90 डिग्री का, तथा एक दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण तथा एक भुजा दोनों त्रिभुज की आपस में बराबर हो, यानी इसका जो आपका कर्ण होगा यदि ये आपस में बराबर है, साथ ही साथ आपकी एक भुजा अगर आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये होता है वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर आपकी एक भुजा मान लेते हैं, जैसे कि आपकी भुजा PR बराबर निकल जाए AB के बराबर निकल जाए, तो यानी एक साइड तो आपका बराबर हो गया। दूसरा नंबर आप देखिए कि एक अगर मान लें हम अगर AC बराबर निकल जाए बेटा किसके, PQ के, और बेटा आप ध्यान देंगे तो ये दोनों कोण आपके तो आपस में बराबर होंगे क्योंकि 90 डिग्री के कोण हैं, यानी कोण Q बराबर हो जाएगा आपका किसका बेटा, कोण C का, क्योंकि ये क्या है बेटा 90 डिग्री है। तो सोचिए एक तो आपका साइड बराबर हो गया, एक साइड और बराबर हो गया, साथ में आपका क्या बेटा एक एंगल भी बराबर हो रहा है। यानी आप देखिए तो भुजा भुजा और कोण, यानी भुजा कोण भुजा वाले से ये तीनों आपस में बराबर हो रहे हैं, इसीलिए ये त्रिभुज क्या हो जाता है बेटा, ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। यानी त्रिभुज हम लिख सकते हैं बेटा कि PQR सर्वांगसम हो जाता है, माफ करिएगा समरूप निकल गया, कक्षा 10 का है, सर्वांगसम हो जाता है किसके बेटा, ABC के। ठीक बेटा, क्या किसके बराबर हो जाता है, ABC के बराबर हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, RHS सर्वांग समता नियम कहते हैं। ये तो समझ में आ गया आपके। अब इसके साथ ही साथ एक नियम और है बेटा, उसको भी देख लेते हैं। इसी के साथ साथ एक नियम और है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, SSS। जी हाँ, SSS यानी साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 और भुजा सर्वांग समता नियम। तो ये जो नियम है बेटा ये हमारा SSS यानी भुजा भुजा के नाम से जाना जाता है, भुजा भुजा भुजा। ठीक, इसे हम SSS सर्वांग समता का नियम कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि किन्हीं किन्हीं दो त्रिभुजों के यदि तीनों तीनों भुजाएं भुजाएं आपस में भुजाएं आपस में बराबर हो बराबर बराबर हो,
तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। वो त्रिभुज क्या होंगे बेटा? सर्वांगसम होंगे। देख लीजिए कैसे। मान लेते हैं कोई त्रिभुज आपके पास है यहाँ पे जिसका नाम है TSH। दूसरा त्रिभुज हम देख लेते हैं, इसका नाम है, मान लेते हैं, KLM। अब अगर इसमें हम देखें कि ये जो TS है, जो आपके पास TS है, वो बराबर आ रहा है किसके? KL के। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास TH है वो बराबर आ रहा है किसके? KM के। फिर हमने क्या देखा बेटा कि जो SH है, जो SH है वो बराबर आ रहा है किसके? LM के। तो अगर ऐसा दिखे कि तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हों तो हम लिख सकते हैं बेटा कि त्रिभुज TSH सर्वांगसम, ठीक बेटा, हम क्या लिखेंगे? TSH सर्वांगसम त्रिभुज KLM के। ठीक बेटा, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा? आराम से इसको क्या है, सर्वांगसम दिखा देंगे। अगर मैं उसे कहीं पे समरूप गलती से मुंह से निकल गया हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि कक्षा 10 का वो कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सर्वांगसम और समरूप थोड़ा एक जैसा लगता है, इसलिए मुंह से निकल जाता है। ठीक, और माफ़ी मांगेंगे इस बात के लिए आपसे, लेकिन जो है तो सो है। तो ये आपको दिख रहा होगा तो आप इसको जरूर लिख लीजिए। हम थोड़ा सा अब एक और त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं त्रिभुज का एक प्यारा सा प्रमेय। बहुत ही आसान प्रमेय है बेटा। देखिए क्या प्रमेय है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या बेटा? कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दिया है AB बराबर AC, यानी AB जो है बेटा ये वाला हमारा AC के क्या है बेटा? बराबर है। और हमें सिद्ध करना है बेटा कि कोण B, यानी कोण ये वाला B C के बराबर है, यानी इस वाले कोण के बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा रचना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हल लिखेंगे, हम हल लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा कि हम ऐसे हम लिखेंगे, हम कोण A का एक अर्धक, एक समद्विभाजक कह सकते हैं आप, एक समद्विभाजक भाजक AD खींचते हैं, AD खींचते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक इसका समद्विभाजक AD खींच लेते हैं हम, यानी यहाँ से इस तरीके से। देखिए एक ऐसे यहाँ से हमने एक खींच लिया जिसका नाम D रखा हमने। ठीक बेटा, इस एकदम ये क्लियर रखिएगा इस बात को। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास दो चीज़ें हो गई। ये समद्विभाजक है, हमने बोला है हमने, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोण BAD, कोण BAD, कोण BAD बराबर हो जाएगा DAC के। किसके बेटा? DAC के। ठीक, तो BAD हमने क्या देखा, BAD बराबर आ गया DAC के। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखिए आपको बोला है AB बराबर AC है आपका, तो AB और AC आपस में बराबर है। तो हमने ये देखते हैं भैया AB बराबर AC क्या बेटा? दिया है। ऐसा क्या दिया है बेटा? दिया है, ऐसा हमको दिया है। एकदम क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। उसके बाद देखिए AD तो भैया दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो AD हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तो इस हिसाब से कि भैया त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ठीक, ये दोनों हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पे CPCT का रूल लगा सकते हैं क्या, कि कोण ABD बराबर है किसके भैया? ACD के, कोण ACD के, कोण ACD के। और ये कोण B जो है आपका, वही कोण आपका C है। तो इस हिसाब से हमने क्या किया कि इनको बेटा आपस में बराबर दिखा दिया, यानी हमने सिद्ध कर दिया कि ये कोण B और ये कोण C आपस में बराबर हैं। तो याद रखिएगा, आपको BAD मिला जो कि आपको अर्धक था। उसके बाद AB बराबर AC आपका दिया था। AD दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए ऐसा है। और यहाँ पर हमने इसको सिद्ध किया, जिसके वजह से हमने यहाँ पे इसको लिखा। आप ये लिख दीजिएगा ऐसा क्यों है, तो आप लिखेंगे CPCT रूल से। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा CPCT रूल से। ठीक बेटा, एकदम क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो बेटा ये आपका कुछ बेसिक मैंने जो आपको बताया ये आप याद रखिएगा। इसके आगे बेटा हम आपसे मिलेंगे अब प्रश्नावली में। चलिए मिलते हैं प्रश्नावली में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हो।